गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं मेंडलिज्म। मेंडलिज्म क्या है? मेंडल ने जो भी काम करे थे उनको मेंडलिज्म के नाम से जानते हैं। तो मेंडलिज्म को जानने से पहले थोड़ा सा मेंडल के बारे में जान लेते हैं कि मेंडल कौन था, उसकी बर्थ कब हुई, क्या काम करा, कब किया, कितने साल किया, फिर उसकी डेथ हो गई, उसके बाद में क्या हुआ। तो ये थोड़ा सा मेंडल का मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूं कि मेंडल कौन था। तो मेंडल का जो बर्थ हुआ, मेंडल का बर्थ हुआ है 22 जुलाई 1822 के अंदर। एक कंट्री है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, वहां पे मेंडल का जन्म हुआ। मेंडल क्या काम करता था? पहले मेंडल क्या काम करता था? तो मेंडल एक फादर था, मोंक था। मोंक जैसे मतलब एक पंडित की तरह ही है ईसाई धर्म के अंदर। उस कहां पे काम करता था? उस जगह का नाम क्या था जहां पे ऑगस्टियन मॉन्स्टेरी, यहां पे ये फादर था, मोंक का काम करता था। और ये जो था मॉन्स्टेरी था वो यहाँ पे था ब्रुन सिटी, ये भी ऑस्ट्रिया के अंदर ही है। ठीक है, वो वहां का ब्रुन सिटी एक डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए, और वहां पे जो प्लेस है उसका नाम है ऑगस्टियन मॉन्स्टेरी। अब उन्होंने पी प्लांट के ऊपर काम किया था। सबको मालूम है वो पी प्लांट था गार्डन पी, स्वीट पी बोल सकते हो आप, गार्डन पी था। उन्होंने कब काम करा? 1856 से लेकर 1863, यानी कि लगभग क्या पूरे के पूरे 7 इयर्स तक मेंडल ने पी प्लांट पे काम करा। और उन्होंने क्या काम करा? एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि पी प्लांट को लेकर उन्हें कई क्रॉस कराए और कई तरह के रिजल्ट निकाले। जो भी रिजल्ट मेंडल ने निकाले, जो भी कंक्लूजन निकाले, उन सारे कंक्लूजन को उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने एक लॉ प्रपोज कर दिया, प्रपोज्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कौन से लॉ बनाए उन्होंने? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? कोई कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में कैसे पास हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है, इन सब का डिस्कस अपन करने वाले हैं। तो उन्होंने जो भी कंक्लूजन निकाले, उन सभी कंक्लूजन्स को उन्होंने एक बुक के अंदर नोट किया। उस बुक का नाम था नेचर फॉर स्कैंडर वेरिन, ये उसकी बुक का नाम है। इन्होंने इस बुक को पब्लिश कराया कब? 1865 के अंदर। 1865 के अंदर किस जर्नल में? उस जर्नल का नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन। यहां पे उन्होंने इसको पब्लिश कराया। तो 3 डेट इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पे। तो हो गया इसका बर्थ 22 जुलाई 1822। कब काम करा? 1856 से 63 तक। और उन्होंने इस काम को पब्लिश करा 1865 के अंदर। 7 इयर्स तक इन्होंने पी प्लांट के ऊपर काम किया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि मेंडल ने 7 इयर्स तक काम करा और 65 यानी 65 तक जो है उन्होंने वो काम चलाया। फिर क्या हुआ? 1884 तक मेंडल की जो है डेथ हो गई, बिना कोई क्रेडिट लिए, विदाउट गेटिंग एनी क्रेडिट ऑफ हिज वर्क। जो भी मेंडल ने काम किया पी प्लांट के ऊपर, बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन मेंडल को जीते जी उस काम का कोई भी क्रेडिट नहीं मिला। जो भी उन्होंने, आप लॉ के नाम सुने हो, मेंडल ने जितने भी लॉ बनाए थे, वो बिना कोई क्रेडिट के मेंडल की क्या हो गई? डेथ। कोई भी अपने काम का उसे श्रेय नहीं दिया गया। 1884 को उसकी डेथ हो गई। ठीक है, फिर बात आती है मेंडल की मृत्यु के 16 साल बाद, यानी कि 1900 के अंदर जो है उनके कामों को नहीं जाना। मतलब मेंडल मर चुका है, उसके 16 साल बाद, यानी कि 1900 तक भी जो मेंडल के लॉ थे, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, ये कई लॉ मेंडल्स ने दिए थे। उन लॉ को कोई नहीं जानता था। 16 साल तक भी कोई नहीं जाना। 1900 तक रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड। वो काम जितने भी बायोलॉजिस्ट थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, उनको मालूम ही नहीं था कि मेंडल ने कुछ लॉ भी बनाए हैं। ठीक है, अब वो लॉ, मेंडल ने जो लॉ दिए थे, जो भी रूल्स बनाए थे मेंडल ने इनहेरिटेंस को लेकर, वो छुपे क्यों थे? ऐसे क्या कारण रहे? तो कई कारण, कई सेवरल कारण हैं इसके कि मेंडल के लॉ छुपे रहे, हिडन रहे। कुछ कारण मैंने यहाँ पे मेंशन करे, वो कौन कौन से? मेंडल ने सबसे पहले जो फैक्टर वर्ड यूज किया था, और फैक्टर को आज की डेट में अपन जीन के नाम से जानते हैं, यानी कि जीन के बारे में वो बता नहीं पाया कि जीन एक्चुअल में है क्या। तो जीन कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में नहीं बता पाया मेंडल। यानी कि कहने का मतलब क्या नहीं बताया पाया, वो उसका फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए
कि जीन क्या एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करता है, इस बारे में मेंडल बता ही नहीं पाया कि जीन एक्चुअल में है क्या, क्या ये वो एक्चुअली फिजिकली प्रेजेंट है। वो इस बात को मेंडल से जब पूछा गया तो मेंडल इस बारे में नहीं बता पाया। दूसरी बात, जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करे और मेंडल ने जिस जर्नल के अंदर अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिश कराया, तो वो जो जर्नल था उसका कम्युनिकेशन जो था वो इतना इजी नहीं था। जैसे आज की डेट में क्या आप कोई भी खबर जो है इमीडिएट वायरल हो जाती है, उस टाइम पे ऐसा नहीं था मेंडल ने जब काम करा था। ठीक है, तो आज की डेट में जैसा कम्युनिकेशन है, तो उस टाइम पे जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट करे उस टाइम पे इतना इजी जो है कम्युनिकेशन नहीं था। दूसरी चीज क्या थी कि मेंडल ने बहुत सारे मैथमेटिकल अप्रोच लगा दिए भाई। अब मैथमेटिकल अप्रोच, आज इतना मॉडर्न जमाना है, इतनी सारी टेक्निक है, तब भी लोग मैथ से डर रहे हैं। तो मेंडल ने उस टाइम पे बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी मैथमेटिक अप्रोच लगा दी, बहुत सारे ऐसे फिनोमिना लगा दिए जो लोगों को समझ में नहीं आए। तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, जो भी उस टाइम के बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मेंडल के जो लॉ थे उनको नकार दिया कि भाई ये सब जो है बेकार की बात है। तो जो है उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं करा, नॉट एक्सेप्टेड मैनी बायोलॉजिस्ट। कई बायोलॉजिस्ट को ये बात समझ में नहीं आई। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि मेंडल तो भाई साहब मर गया। अब मेंडल की मृत्यु के 16 साल बाद, आफ्टर 16 ईयर्स मेंडल डेथ, मेंडल भाई साहब मर चुका है। मेंडल की मृत्यु के बाद मेंडल्स के जो लॉ थे उनको रीडिस्कवर किया गया, यानी 1900 के अंदर ही। मेंडल की मृत्यु के 16 साल बाद, 84 के अंदर मर गया था, 16 साल बाद मतलब 1900 के अंदर मेंडल्स के जो भी लॉ थे उनको रीडिस्कवर किया गया 3 साइंटिस्ट के द्वारा। 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेंडल के जो लॉ थे उनको रीडिस्कवर किया। वो साइंटिस्ट कौन कौन से? पहला जो साइंटिस्ट है वो है कार्ल कोरेंस। ये भाई साहब जो है जर्मन के हैं, और उन्होंने क्या काम करा? एक्सपेरिमेंट ऑन मेज, जिया मेज यानी मक्का वाला प्लांट है, उसके ऊपर उन्हें काम करा। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है हुगो डी व्रीज। ये भाई साहब जो है हॉलैंड के हैं। इन्होंने किस पे काम करा? इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर काम करा। इसके आज को बॉटनिकल नेम है ओइनोथेरा लमार्कियाना, ये इसका बॉटनिकल नेम है। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो तीसरा साइंटिस्ट है वो है वॉन टी सेरमाक। ये भाई साहब मेंडल के गांव के ही हैं, ऑस्ट्रिया, जो मेंडल जिस कंट्री के हैं वहीं के ये हैं, वॉन टी सेरमाक। इन्होंने जो है कई सारे डिफरेंट फ्लोरिंग प्लांट को लेकर मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट करे थे उस प्रकार के कुछ एक्सपेरिमेंट करे। यानी कि ये जो तीनों साइंटिस्ट हैं अलग अलग प्लांट पर अलग अलग समय पर कुछ मेंडल ने जो काम किया कुछ वैसे ही रिजल्ट इनको मिले। तो इन्होंने बोला कि मेंडल ने जो बातें बताई थी भाई साहब वो बातें कुछ हद तक सही हैं। तो मेंडल की मृत्यु के 16 साल बाद ये साइंटिस्ट आते हैं, मेंडल के कामों को रीडिस्कवर करते हैं। उसके बाद मेंडल को बनाया जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब भाई मरने के बाद इसे क्रेडिट दिया जा रहा है। मेंडल जब जिंदा है तब मेंडल को कोई भी क्रेडिट नहीं मिला, बिना किसी क्रेडिट के मेंडल की डेथ हो गई थी। ठीक है, फिर ये 3 साइंटिस्ट आते हैं, इन तीनों ने मेंडल को रीडिस्कवर करते हैं और ये मरने के बाद इस भाई साहब को बनाया जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। यानी कि इसे मरने के 16 साल बाद इसको क्रेडिट मिला है, जिंदे जी कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि मेंडल टेक्निक, मेंडल जब एक्सपेरिमेंट करता था तो क्या टेक्निक वो फॉलो करता था? तो मेंडल ने 2 टेक्निक फॉलो करी है, एक का नाम है इमैस्कुलेशन, दूसरी का नाम है बैगिंग। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है? इमैस्कुलेशन का मतलब होता है, जैसे मैं बताऊं कि ये एक फ्लावर है, आपने एक फ्लावर देखा होगा, फ्लावर के अंदर ये कुछ ऐसे कुछ नाम होते हैं। ये एक फ्लावर का सेट मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसको मैं बोलता हूं सेपल। ये है पेटल, इसे बोलते हैं स्टेमन, और इसे बोलते हैं कार्पल। यानी कि ये जो फ्लावर है, ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं, ये फ्लावर है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल मतलब इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों है। मेरे को ये बताना है कि इमैस्कुलेशन क्या होता है। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है, इमैस्कुलेशन का मतलब होता है कि आप जो है स्टेमन को हटा दो, स्टेमन को हटा दो, रिमूव कर दो स्टेमन को। तो स्टेमन को रिमूव करना ही
क्या होगा, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या है, इमैस्कुलेशन का मतलब है रिमूव ऑफ स्टेमन। स्टेमन को आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, स्टेमन को हटा दिया, तो इसे बोलेंगे इमैस्कुलेशन। यानी कि ये हो गया इमैस्कुलेटेड फ्लावर। इमैस्कुलेटेड फ्लावर, इमैस्कुलेटेड फ्लावर हो गया ये। अब वो क्या करता था, इसके बाद वो क्या करता था, जैसे ये इमैस्कुलेटेड फ्लावर है, तो इमैस्कुलेटेड फ्लावर के ऊपर क्या करता था, मैं इस फ्लावर को यहां पे बना रहा हूं कि जैसे मान लो कि ये सेपल है, ये पेटल है और ये कार्पल है। जब फ्लावर से मेल पार्ट को हटा दिया गया, मेल पार्ट को हटा दिया गया, आप पूछोगे सर इस मेल पार्ट को उसने क्यों हटाया, तो आप बोल सकते हो कि यहां पे अगर मेल पार्ट रहता, यहाँ पे पोलन वगैरह बनते और ये पोलन बन के यहाँ पे आ जाते तो सेल्फिंग हो जाती। तो मेंडल एक्चुअल में सेल्फिंग नहीं होने देना चाहता था, मतलब सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए, प्रिवेंट प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए मेंडल क्या करता था, इमैस्कुलेशन करता था। इमैस्कुलेशन का मतलब है आप जो है फ्लोर से मेल पार्ट को हटा दो, रिमूव ऑफ स्टेमन, इसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन होने के बाद जो फ्लोर बचता है उसको बोलते हैं इमैस्कुलेटेड फ्लावर। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो अपन कर रहे हैं सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए। सेल्फ पोलिनेशन होगी तो डिजायर करेक्टर नहीं आएंगे, आप जो करेक्टर चाहते हो प्लांट के अंदर वो डेवलप नहीं हो पाएंगे, इससे होमोजाइगोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए आपने इमैस्कुलेशन कर दिया। अब इमैस्कुलेटेड फ्लावर को आप क्या कर रहे हो, एक इसके ऊपर बेग लगा दे रहे हो, इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, इसके ऊपर लगा दिया आपने बेग। ऐसे इसे एक पेपर से ढक देते हैं, बटर पेपर से। ठीक है, बटर पेपर से आपने इसको ढक दिया, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बैगिंग। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है कोई पोलन अनडिजायर हो जो आप नहीं चाहते, उस पोलन को रोकने के लिए यहां पर कोई अनडिजायर पोलिनेशन ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो है बैगिंग जो है प्रिवेंट करता है अनडिजायर पोलिनेशन। अनडिजायर पोलिनेशन मतलब जो पोलिनेशन आप नहीं चाहते हो, आप यहां पर आर्टिफिशियल पोलिनेशन करवाना चाहते हो कि जो आप पोलन चाहते हो वही पोलन इसके ऊपर आए। अब क्या होगा, जब ये फ्लावर मैच्योर हो जाएगा तब आपको इस बेग को हटाना है और आपका जो आपने जो पोलन सेलेक्ट करा है, जो पोलन आपने सेलेक्ट करा है, जो पोलन आपने सेलेक्ट करा है वो पोलन यहां पे रख देंगे और इसे रीबैग करके, क्या करके, रीबैग करके, रीबैगिंग करके इसे मैचुरेशन के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये मेंडल की टेक्निक है। दो टेक्निक आपको याद रखना, इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन का मतलब होता है आपको फ्लोर के अंदर, अगर फ्लोर बाइसेक्सुअल है तब, अगर फ्लोर यूनिसेक्सुअल है तो आपको इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं है। अगर फ्लोर बाइसेक्सुअल है और आप चाहते हो इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन ना हो तो आप क्या करो, इस मेल पार्ट को हटा दो, यानी स्टेमन को हटा दो। ठीक है, ऐसा क्यों करें, सेल्फिंग को रोकने के लिए। फिर आपने क्या कर दिया, उसके ऊपर बैगिंग। बैगिंग इसलिए कर दी ताकि कोई भी अनडिजायर पोलन उसके ऊपर नहीं आ सके। ठीक है, अब वो फ्लोर मैच्योर हो चुका, पोलिनेशन के लिए तैयार है, तब क्या करो आप आर्टिफिशियल यानी कि एक फॉर्क की हेल्प से, चिमटी की हेल्प से अपने पोलन को सिलेक्ट किया और उसके ऊपर उसे पोलिनेट कर दिया और उसे मैचुरेशन के लिए छोड़ दिया। तो ये मेंडल की टेक्निक थी, इमैस्कुलेशन और बैगिंग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि मेंडल ने जो काम करा था पी प्लांट के ऊपर वो 7 कैरेक्टर को लेकर किया था। मेंडल ने जो काम किया वो 7 कैरेक्टर थे। वो कौन से कैरेक्टर थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, कैरेक्टर के अंदर होते हैं ट्रेट, कैरेक्टर के अंदर क्या होते हैं ट्रेट। जैसे मैंने बोला नोज का शेप, अब नोज का शेप पकड़ाव भी हो सकता है, नोज बहुत प्यारी भी हो सकती है जैसे मेरी है। ठीक है, तो मेंडल ने क्या करा, 7 पेयर को लिया,
पी प्लांट से सेवन पेयर ऑफ कैरेक्टर सेलेक्ट किए। तो पेयर के अंदर दो आ गए, ठीक है। दो कौन है? वो दो ट्रेट है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब है एक प्रकार से अपोजिट, जैसे टॉल का अपोजिट हो गया ड्वार्फ, ठीक है। वॉयलेट का अपोजिट हो गया व्हाइट। इस तरीके के उसने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को यूज किया 7 पेयर्स को लेकर, ठीक है। ये पेयर हो गया, इसको अपन पेयर बोल रहे हैं। ये 7 पेयर है। अब वो क्या करेक्टर है? ये 7 करेक्टर है। पहला जो मैं बात कर रहा हूं स्टेम हाइट, तो स्टेम की हाइट जो है, स्टेम की हाइट टॉल भी हो सकती है और ड्वार्फ भी हो सकती है। अब मैंने यहाँ पे ये दो वर्ड लिखे हुए हैं, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट का मतलब क्या होता है और रिसेसिव ट्रेट का मतलब क्या होता है? जो भी डोमिनेंट होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जो डोमिनेंट नहीं है यानी कि रिसेसिव है तो वो डोमिनेंट की प्रेजेंट में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। यानी कि मैं बात करूं अगर टॉल और ड्वार्फ का अगर अपन क्रॉस कराएंगे, टॉल और ड्वार्फ का अगर अपन क्रॉस कराएंगे तो किसकी डोमिनेंसी आएगी ऑफस्प्रिंग के अंदर? टॉल वाले की आएगी, बिकॉज टॉल इज डोमिनेंट। तो डोमिनेंट का मतलब, डोमिनेंट अपन किससे बोलेंगे? जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है नेक्स्ट जनरेशन में, उसको मैं बोलूंगा डोमिनेंट। ओके, तो स्टेम की हाइट जो है, स्टेम की हाइट जो है टॉल हो सकती है, ड्वार्फ हो सकती है। पी प्लांट में जो करेक्टर लिए, फ्लोर का पोजीशन, टॉल का मतलब ये हो गया भाई, जैसे ये एक टॉल प्लांट हो गया और एक ये ड्वार्फ हो गया, ठीक है। उसके बाद में उसने बोला फ्लोर की पोजीशन। फ्लोर की पोजीशन कैसे हो सकती है? एक्सियल हो सकती है और टर्मिनल हो सकती है। एक्सियल का मतलब क्या है? एक्सियल का मतलब यहां से देखो, एक्सियल का मतलब ये रहा, ये यहां से निकल सकती है या फ्लोर यहां पे हो सकता है ऐसे। ये एक्सियल हो गया, ये वाला डोमिनेंट है और ये वाला रिसेसिव है। फिर बात कर रहा है फ्लोर का कलर। ये जो फ्लोर है ये वायलेट भी हो सकता है, वायलेट, ये वाला व्हाइट, ये रहा वायलेट। तो ये जो वायलेट आ रहा है, वॉयलेट वाला क्या है? डोमिनेंट है। और जो व्हाइट है, व्हाइट, और जो व्हाइट वाला है वो क्या है? रिसेसिव है। व्हाइट वाला फ्रेंड्स कैसा है? रिसेसिव है, ठीक है। पोड का शेप बात करते हैं, पोड का शेप। तो पोड कैसा हो सकता है? इनफ्लेक्टेड और कंस्ट्रिक्टेड। इनफ्लेक्टेड का मतलब वो एकदम से एकदम फुली हुई सी नजर आएगी आपको इस प्रकार की, और इसके अंदर ऐसे मटर होंगे। ये कैसा हो गया? इनफ्लेटेड। कंस्ट्रिक्टेड का मतलब यहां पे ये इस प्रकार से होगी, इस प्रकार की ये होगी और इसके अंदर यूं मटर्स आपको नजर आएंगे। कंस्ट्रिक्टेड मतलब वो पूरा का पूरा से फुली हुई नजर आपको नहीं आएंगी। अब पोड का कलर कैसा हो सकता है? पोड का कलर ग्रीन हो सकता है और कैसा हो सकता है? येलो। तो लोग ग्रीन बना लेते हैं, ग्रीन, ये रहा ग्रीन। तो पोड का कलर कैसा हो सकता है? पोड का कलर हो सकता है ग्रीन, और पोड का कलर कैसा हो सकता है? येलो। तो ये पोड का कलर ले लो, येलो, ये रहा येलो हो गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं सीड का शेप। सीड का शेप मैंने जैसे बताया राउंड और रिंकल। राउंड का मतलब जैसे मान लो कि ये पोड है, ये पोड है तो इसके अंदर राउंड सीड है इस प्रकार से। और रिंकल्ड का मतलब क्या है? रिंकल्ड का मतलब क्या है? रिंकल्ड का मतलब इस प्रकार के मटर होंगे, जो सूखा हुआ मटर होता है ना उस प्रकार के मटर आपको नजर आएंगे। राउंड और ये हो गए रिंकल्ड। सीड कलर कैसा हो सकता है? सीड येलो हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं? ग्रीन। तो लो अपन ग्रीन बना लेते हैं, ये ग्रीन सीड हो गए, और जो कैसे नजर आएंगे आपको? सूखे हुए मटर की तरह नजर आएंगे। तो ये मेंडल के क्या है? 7 कैरेक्टर हो गए। स्टेम का हाइट हो गया, फ्लोर का पोजीशन हो गया, फ्लोर का कलर हो गया, उसके बाद में क्या है? पोड का शेप है, पोड का कलर है, सीड शेप है, सीड कलर। 7 कैरेक्टर को लिया। अब उन्होंने क्या करा? उन्होंने आपस में क्रॉस करा के देखे। स्टेम की हाइट लेकर मान लो एक कैरेक्टर लेता है, टोल और ड्वार्फ को लेकर उन्हें क्रॉस करा कई सारे एक्सपेरिमेंट करे। उन एक्सपेरिमेंट को भी अपन डिटेल वाइज देखेंगे। ओके, तो एक्चुअल के अंदर उन्होंने क्या करा? ये जो 7 कैरेक्टर लेकर उन्होंने कई प्रकार के क्रॉस कराए, जैसे आपने नाम सुना होंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। फिर उन लोग के बेस पर जो क्रॉस कराए, उन क्रॉस कराने के बेस पर उन्होंने कई कंक्लूजन निकाले। लो ऑफ डोमिनेंसी, लो ऑफ सेग्रीगेशन, लो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन वो क्या स्टडी करना चाह रहे थे? एक्चुअल में वो क्रॉस करा के देखो, ये जो लाइन है मैंने नोट में डाली है, काफी प्यारी लाइन है। मेंडल क्वांटिटेटिवली, मेंडल क्या करता था? क्वांटिटेटिवली एनालाइज करता था द इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर। क्वालिटेटिव कैरेक्टर का मतलब उन्होंने जो 7 कैरेक्टर की बात करी है, ये मैं बात कर रहा हूं 7 कैरेक्टर को लेकर। ये क्वालिटेटिव जो वर्ड आया है उन 7 कैरेक्टर के लिए आया। मेंडल क्या करता था?
इन क्वालिटेटिव करेक्टर, यानी जो 7 करेक्टर थे उनका वो क्या करता था, क्वांटिटेटिवली एनालिसिस करता था। यानी कि वो जैसे टॉल और ड्वार्फ एक प्लांट लिया, उसके बीच में क्रॉस कराया। अब ऐसा नहीं कि उसने क्रॉस करा के छोड़ दिया, नहीं, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3, 4, 5, 6, ऐसे कई सेवरल जनरेशन तक वो एक्सपेरिमेंट करता था। इसलिए वर्ड आया है क्वांटिटेटिवली, मतलब कई नंबर के अंदर वो क्या करता था, क्रॉस करता था। क्वालिटेटिव करेक्टर है, 7 करेक्टर को लेकर उन्होंने बात करी थी और कई सेवरल नंबर तक वो क्या करता था, एक एक्सपेरिमेंट करता था। अब अपन बात करते हैं, वो जो भी एक्सपेरिमेंट करता था वो एक रिकॉर्ड रखता था, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड। जैसे अपन ने बात करी थी कि बहुत सारे बायोलॉजिस्ट थे, वो इसकी बात से सहमत नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि वो बात समझ में नहीं आई थी कि मेंडल कहना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली। क्योंकि मेंडल ने मैथमेटिकल अप्रोच जो है यूज करी थी बायोलॉजी के अंदर, यानी कि स्टैटिकल, उसने जो भी एक्सपेरिमेंट करे वो सारे रिकॉर्ड्स जो है, स्टैटिक एक मैथ की ब्रांच है और उसके अंदर ये यूज होता है। तो स्टैटिकल रिकॉर्ड के अंदर वो सारे इसके सारे जो फिनोमिना, बायोलॉजिकल फिनोमिना जो है मेंडल यूज करता था, वो इसी को फॉलो करता था, स्टैटिकल रिकॉर्ड्स, ऑल दी एक्सपेरिमेंट। ओके, अब जो है अपन बात करते हैं मेंडल्स के, एक्चुअल मेंडल ने क्या क्या काम करा। तो मेंडल ने जो भी काम करे उनमें सबसे पहला जो मेंडल ने क्रॉस कराया वो क्रॉस क्या था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। पहला क्या है, मोनो हाइब्रिड। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। मोनो का मतलब क्या है, सिंगल। तो सिंगल करेक्टर को लेकर मेंडल ने क्या कराया, क्रॉस कराया। सिंगल करेक्टर लिया, जैसे सिंगल करेक्टर ले लिया उसने, स्टेम की हाइट, स्टेम की हाइट टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है। तो टॉल और ड्वार्फ के बीच में उसने क्या कराया, क्रॉस कराया। ठीक है, क्रॉस कराकर उसने एनालाइज करा ऑस्प्रिंग को, क्या उससे रिजल्ट मिलता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा के देखते हैं एक बार। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते किसे, पहली बात तो मतलब एक टाइम के अंदर एक करेक्टर को लेकर वो स्टडी कर रहा है। तो व्हेन कंसीडर द इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर एट ए टाइम, यानी कि उस टाइम के अंदर जब भी वो काम कर रहा है, जिस दिन वो काम कर रहा है, तो अगर वो एक करेक्टर को लेकर स्टडी कर रहा है, एक करेक्टर के इनहेरिडिटी को देखता है। अगर वो सिंगल करेक्टर की हेरिडिटी की स्टडी करता है, सिंगल करेक्टर की हेरिडिटी की स्टडी करता है, तो उसे बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जितने भी क्रॉस होते हैं, चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्या टेक्निक फॉलो की जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप क्रॉस कराओ तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेरेंट सिलेक्शन करना है। ठीक है, जैसे मेंडल ने क्रॉस कराने के लिए ले लिया, मान लो स्टेम हाइट, स्टेम टॉल है, ड्वार्फ। तो कैसा टॉल प्लांट लेना है, जो अच्छा हो। कैसा ड्वार्फ लेना है, अच्छे करेक्टर्स वाले सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो पेरेंट को सिलेक्ट किया जिनके अंदर आप जो करेक्टर आप चाह रहे हो, डिजायर करेक्टर आप चाह रहे हो, उस पेरेंट के अंदर है भी कि नहीं। तो ये टेक्निक अपन को फॉलो करनी है। सबसे पहले पेरेंट को सिलेक्ट करना है, जो पेरेंट आपने सिलेक्ट करे हैं उनके बीच में आपको क्या कराना है, क्रॉस कराना है। ठीक है, क्रॉस कराने के बाद जो भी आपको रिजल्ट मिलता है, यानी जो भी ऑफस्प्रिंग बनती है, उसको आपको एनालाइज करना है कि जो पेरेंट मैंने लिए थे, जो करेक्टर वाले पेरेंट मैंने लिए, क्या वो करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास हुए कि नहीं। ये सब चीजें अपन को क्या करनी है, उसके अंदर ऑफस्प्रिंग के अंदर एनालाइज करनी है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक करेक्टर ले लेता हूं, मान लो एक सिंगल करेक्टर ले लिया मैंने, स्टेम हाइट। तो स्टेम हाइट को लेकर अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा के देखते हैं कि क्या हमें रिजल्ट मिल सकता है। तो अपने सबसे पहले पेरेंट लेना है, स्टेम हाइट एक करेक्टर है, और स्टेम हाइट कैसा हो सकता है, स्टेम कैसा हो सकता है, स्टेम दो, ये करेक्टर हो गया। तो इसमें 2 ट्रेट है, कौन कौन से, एक हो गया टॉल और एक हो गया ड्वार्फ। यानी कि टॉल का क्रॉस आप किसके साथ करा रहे हो, ड्वार्फ के साथ। यानी इनको आप क्या बोलोगे, ये हो गए पेरेंट्स। ये क्या हो चुके हैं दोस्तों, ये हो चुके हैं पेरेंट्स। अब पेरेंट्स का आपको एक बार के लिए जीनोटाइप लिखना है। टॉल का जीनोटाइप कैसे लिखते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, ड्वार्फ का स्मॉल टी। ये हो गया इनका जीनोटाइप। जीनोटाइप मैंने आपको बताया है पहले, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जैसे टॉल और ड्वार्फ, ये आपको विजिबल, कोई प्लांट है आपको दिख जाएगा, यस ये टॉल है और ये ड्वार्फ है।
जो आपको विजिबल है आप उसको फिनोटाइप बोल रहे हो, यानी कि ये पेरेंट का फिनोटाइप आपको नजर आ रहा है, टॉल और ड्वार्फ। अब इस फिनोटाइप के पीछे कोई ना कोई जीन्स रेस्पॉन्सिबल है, तो जेनेटिक मेकअप को क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। तो मैंने इनके जीनोटाइप लिख लिए। टॉल को मैं ये एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का कि टॉल को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ड्वार्फ को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये हो गया इनका जीनोटाइप, ठीक है। अब क्रॉस कराना है इनके बीच में। क्रॉस जब भी होगा तो क्रॉस कराने से पहले आपको क्या बनाने पड़ेंगे, गेमेट्स बनाने पड़ेंगे। मैं आपको गेमेट्स बनाने का तरीका भी बताऊंगा। गेमेट्स बनाने का एक छोटा सा तरीका बताऊं तो गेमेट बनाने का एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। इससे आप गेमेट निकाल सकते हो 2 की पावर n। n का मतलब यहां पर क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। तो यहां पर हेटेरोजाइगस कौन है, यहां पे हेटेरोजाइगस है 0, यहां पे भी हेटेरोजाइगस कितने हैं 0। हेटेरोजाइगस कैसे हो सकते हैं, ये हेटेरोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ठीक है। हेटेरोजाइगस का मतलब पेयर के अंदर, जाइगो का मतलब हो गया पेयर, पेयर के अंदर दोनों जीन डिफरेंट है तो वो हेटेरोजाइगस। दोनों जीन सेम है तो उसे मैं क्या बोलूंगा, होमोजाइगस। क्या बोलूंगा उसे, होमोजाइगस। तो मैं गेमेट कैसे निकालूंगा, गेमेट निकालने का तरीका मैंने बता दिया, 2 की पावर n से आप गेमेट निकालोगे। 2 की पावर n का मतलब क्या है, 2 की पावर n, 2 की पावर n का मतलब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। क्या यहाँ पे हेटेरोजाइगस कितने, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी कितने 0 हेटेरोजाइगस है। तो 2 की पावर क्या आ गई 0। किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट है 1। यानी कि यहाँ पे कितने गेमेट बनेंगे, एक गेमेट बनेगा, और यहाँ पे भी कितने गेमेट बनेंगे, एक गेमेट। तो यहाँ पे जो गेमेट बना वो बना कैपिटल टी, और यहाँ पे जो गेमेट बना वो बना स्मॉल टी, ठीक है। अब ये गेमेट बन गए, ये क्या बन गए, ये बन गए गेमेट्स। अब इनमें से कोई एक मेल गेमेट है, कोई एक फीमेल गेमेट है, ये हो गया क्रॉस, दोनों का फ्यूजन। फ्यूजन से हमें ये वाला मिला, ये मेंडल को मिल गई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के अंदर ये कैसा फिनोटाइप है, एक्चुअल में ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है। मेंडल को क्या विजिबल हो रहा है, मेंडल को क्या नजर आ रहा है, ऑल प्लांट टॉल। यानी मेंडल ने जब टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराया तो मेंडल को सारे के सारे प्लांट कैसे नजर आए, जो भी F1 के अंदर प्लांट आए वो सारे के सारे टॉल नजर आए। मेंडल कंफ्यूज हो गया कि मैंने क्रॉस कराया टॉल और ड्वार्फ के अंदर। तो मेंडल क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि या तो मुझे, मेंडल 3 चीजें सोच रहा था कि मुझे टॉल प्लांट भी मिलेंगे, ड्वार्फ प्लांट भी मिलेंगे, और उन दोनों के इंटरमीडिएट प्लांट भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मेंडल ने जब क्रॉस कराया टॉल और ड्वार्फ के बीच में तो मेंडल को सारे के सारे प्लांट ही कैसे नजर आए, टॉल। तो मेंडल कंफ्यूज हो गया कि मैंने टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराया है तो मुझे सारे ही टॉल क्यों मिले, ड्वार्फ क्यों नहीं मिले, इंटरमीडिएट क्यों नहीं मिले। तो यहां पर इस चीज को मेंडल ने को एक्सप्लेन करनी थी कि F1 के अंदर सारे के सारे ही प्लांट टॉल, कोई भी ड्वार्फ नहीं है, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है। तो इस टॉल प्लांट को एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल ने कंक्लूजन निकाला, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। लॉ ऑफ डोमिनेंसी क्या बताता है, लॉ ऑफ डोमिनेंसी क्या बताता है, मैंने बोला कि ये टॉल क्या है, डोमिनेंट पेरेंट है, ये एक रिसेसिव पेरेंट। डोमिनेंट पेरेंट से एक डोमिनेंट जीन आ गया, रिसेसिव पेरेंट से एक रिसेसिव जीन आ गया। तो यहां पे पेयर के अंदर क्या है, डोमिनेंट जीन भी है, रिसेसिव जीन भी है। तो भाई साहब मेंडल ने क्या बोला कि अगर आपके पास डोमिनेंट जीन है और रिसेसिव जीन भी है तो डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी। तो डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में रिसेसिव जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करा, डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में रिसेसिव जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करा, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लॉ है वो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन पे बेस है। लॉ ऑफ डोमिनेंसी क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के
F1 जनरेशन पे बेस है। तो इस F1 जनरेशन को मेंडल को जब क्रॉस कराने के बाद सारे प्लांट टॉल नजर आ रहे थे, कोई ड्वार्फ नजर नहीं आ रहा था, कोई इंटरमीडिएट नजर नहीं आ रहा था। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए मेंडल ने क्या दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंसी दिया। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि अब आगे क्या करता है मेंडल ने F2 जनरेशन कैसे निकाली। तो मेंडल F2 जनरेशन कैसे निकाली, तो मेंडल को F1 जनरेशन में जो रिजल्ट मिला, मेंडल को F1 के अंदर जो रिजल्ट मिला वो ये था। ये था, सारे के सारे प्लांट कैसे थे, ऑल प्लांट टॉल, सारे प्लांट टॉल थे। अब मेंडल क्या कर रहा है, मेंडल नेक्स्ट यहां पे कराता है सेल्फिंग। मेंडल क्या कराता है, सेल्फिंग कराता है। मेंडल ने यहां पे कराई सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग का मतलब क्या है, सेल्फिंग का मतलब जो प्लांट आपने लिया है उसी प्लांट के साथ आप क्रॉस करा दो प्लांट के अंदर, ठीक है। सेल्फिंग का मतलब क्या, जो प्लांट है आपके पास, जैसे आपके पास ये वाला प्लांट है तो इसके जैसा एक प्लांट और ले लो, उसके बीच में क्रॉस करा दो, उसी को अपन क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे सेल्फिंग। तो ये प्लांट लिया और इसके जैसा ही दूसरा प्लांट ले लिया, इसी को अपन क्या बोलेंगे, सेल्फिंग। तो यानी कि मेरे पास ये कौन आ गए, ये आ गए पेरेंट्स। अब ये पेरेंट्स आ गए, ठीक है, इनका ये वाला जीनोटाइप है। अब मुझे क्या बनाने हैं, गैमेट बनाने हैं। दूसरे नंबर पे मैं जब भी क्रॉस करूंगा तो क्या बनाऊंगा, गैमेट। गैमेट बनाने का तरीका मैंने बताया, 2 की पावर n, फॉर्मूला लगा दो मेरा वाला 2 की पावर n। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। यहाँ पे नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने हैं, 1, यहाँ पे भी 1। तो 2 की पावर 1, तो आंसर 2। यहाँ पे कितने गैमेट बनेंगे, 2 गैमेट बनेंगे। कौन कौन से, ये वाला गैमेट और ये वाला। इधर भी कितने गैमेट बनेंगे, 2, ये वाला ये वाला। अब इसके बीच में क्रॉस कराना है, तो क्रॉस या तो आप ऐसे डायरेक्ट करा दो, यहाँ पे डायरेक्ट करा सकते हो, या आप चेकर बोर्ड यूज ले लो। चेकर बोर्ड की मदद से मैं दोनों तरीके से बता के दिखा देता हूँ आपको। या तो आप क्या कर लो, इसका क्रॉस इसके साथ कराओगे तो आपके पास आएगा कैपिटल टी, एक प्लांट बन गया, ठीक है। इसका क्रॉस इसके साथ कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, एक ये प्लांट मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर लो, इसका क्रॉस इसके साथ कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका क्रॉस इसके साथ कराओगे तो स्मॉल टी। इस प्रकार का रिजल्ट आपको मिलेगा। यानी कि ये आ गया मेंडल की, ये आ गई F2 जनरेशन। ये क्या आ गई, F2 जनरेशन आ गई भाई साहब। इसी को आप चेकर बोर्ड की मदद से भी करा सकते हो। चेकर बोर्ड, एक साइंटिस्ट है, इसको चेकर बोर्ड को पुनेट स्क्वायर भी बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर मेथड। एक पुनेट साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश जेनेटिक्स थे, ब्रिटिश के जेनेटिक्स के साइंटिस्ट थे पुनेट, उन्होंने ये मेथड डेवलप करा, तो इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर मेथड या चेकर बोर्ड। तो यहाँ पे क्या करना, आपको एक साइड में मेल गेमेट ले लेना है, एक साइड में फीमेल गेमेट ले लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ये मेल गेमेट है और इस साइड में मैं आपको फीमेल गेमेट नजर आएंगे यहाँ पे। तो एक ये गेमेट है, एक ये वाला है, इधर मेल में ये वाले हो गए। इसका इन दोनों के साथ कैपिटल टी इसका कराओगे, इस प्रकार से ये आएगा। रिजल्ट सेम है, आप या तो इस प्रकार का मेथड यूज कर लो, एक को क्रॉस करा लो, या फिर आपको चेकर बोर्ड का यूज कर लो। चेकर बोर्ड थोड़ा इजी होता है, क्योंकि आप जब डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कराने जाओगे तो ये वाला मेथड यूज करोगे तो ये काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो ये वाला मेथड अपन को यूज करना आगे। तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअली मेंडल को F2 जनरेशन के अंदर, अब देखो इधर मेंडल ने क्रॉस कराया है किसके बीच में, मेंडल को ये प्लांट कैसा नजर आ रहा है, टॉल, क्योंकि दिखेगा क्या, फिनोटाइप। मेंडल को क्या दिखाई दे रहा है, फिनोटाइप दिखाई दे रहा है। मेंडल को नहीं पता कि यहाँ भाई प्लांट के ऊपर नहीं लिखा हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी,
मेंडल को ये वाला प्लांट भी टॉल नजर आ रहा है और ये वाला भी टॉल नजर आ रहा है, दोनों ही प्लांट क्या है, टॉल है। मेंडल को अभी नहीं मालूम कि ये हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है, मेंडल को नहीं मालूम कि ये हेट्रोजाइगस टॉल है कि होमोजाइगस टॉल है, मेंडल को सिर्फ फिनोटाइप नजर आ रहा है। ठीक है, तो जब मेंडल इन दोनों के बीच में क्रॉस कराता है, मेंडल जब दो टॉल प्लांट के बीच में क्रॉस कराता है, तो मेंडल का एक्सपेक्टेशन क्या था कि मेंडल ये सोच रहा था कि इससे पहले मैंने क्या लिया था कि टॉल और ड्वार्फ लिया था, तो सारे के सारे प्लांट क्या आ गए थे, टॉल। मेंडल उस टाइम पे क्या सोच रहा था, मुझे टॉल भी मिलेगा, ड्वार्फ भी मिलेगा, इंटरमीडिएट भी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सारे के सारे टॉल मिले। तो उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल ने वहां पे लॉ दे दिया था या कंक्लूजन निकाला, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। और मेंडल 100% श्योर है कि मैं टॉल और टॉल प्लांट के बीच में जब क्रॉस करूंगा तो मुझे जो है F2 जनरेशन के अंदर सारे के सारे प्लांट टॉल नजर आएंगे। बट हुआ क्या, 3 प्लांट उसे टॉल मिले, 1 प्लांट उसे ड्वार्फ मिला। मेंडल फिर कंफ्यूज हो गया कि ये कैसे पॉसिबल है कि जब मैं टॉल और टॉल के बीच में क्रॉस करा रहा हूं तो मुझे सारे के सारे टॉल नजर आने चाहिए, बट मेंडल को टॉल नहीं मिल रहे। वहां पे 3 टॉल प्लांट और 1 ड्वार्फ प्लांट मिल रहा है। 3 प्लांट उसे क्या मिले, टॉल, 1 प्लांट उसे क्या मिला, ड्वार्फ। रेशियो 3:1। मेंडल को सारे प्लांट टॉल मिलने चाहिए थे, लेकिन टॉल नहीं मिले, वहां पे ड्वार्फ प्लांट भी नजर आया। अब मेंडल इस बात को कैसे एक्सप्लेन करता है, यहां पे उसने एक कंक्लूजन निकाला, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कंक्लूजन निकाला, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, उसने बोला कि जब गेमेट का फॉर्मेशन होता है, उसने बोला गेमेट का फॉर्मेशन, ये कैपिटल टी गेमेट बन गया, ये कैपिटल स्मॉल टी गेमेट बन गया, कि उसने बोला कि जब गेमेट्स बनते हैं, जब गेमेट्स बनते हैं तो गेमेट को उस पेयर की, ये पेयर की, ये गेमेट है, ये गेमेट है, जब गेमेट का फॉर्मेशन होता है तो पेयर की केवल एक ही जीन या एक ही एलील उसके पास आता है। यहां पर कोई भी कंटामिनेशन देखने को नहीं मिलता है, कोई भी मिक्सिंग यहां पर नहीं मिलती है कि जब जीन्स का सेग्रीगेशन होता है, जीन्स जब अलग अलग गेमेट में जाती हैं तो एक गेमेट को उस पेयर का, उस जोड़ी का एक ही एलील या एक ही जीन उसको मिलता है। तो ये जो जीन्स हैं जो पहले मिक्स थी, अब ये सेपरेट हो गई, तो इसका इफेक्ट अलग नजर आएगा, इसका इफेक्ट अलग नजर आएगा। रिसेसिव अपना इफेक्ट कब शो करेगा, रिसेसिव अपना इफेक्ट शो करता ओनली होमोजाइगस केस के अंदर। हेट्रोजाइगस केस के अंदर रिसेसिव एलील या रिसेसिव जीन का इफेक्ट नजर नहीं आता है, क्योंकि डोमिनेंट जीन की प्रेजेंट में रिसेसिव जीन अपना इफेक्ट शो कर ही नहीं पाती। कब करेगी, केवल और केवल होमोजाइगस केस के अंदर। यही वजह है कि मेंडल को जो फिनोटाइप मिला वो मिला 3:1 के अंदर। 3:1 के अंदर क्या मिला, फिनोटाइप। अब मेंडल ने फिनोटाइप तो निकाल लिया, अब जीनोटाइप मेंडल ने कैसे निकाला, मेंडल ने जीनोटाइप कैसे निकाला, ये तो है फिनोटाइप। फिनोटाइप लिखने के लिए मैं लिख देता हूं कि जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप है 1, 2, 1। बट मेंडल उस टाइम पे ऐसी कोई टेक्निक ही नहीं थी कि मेंडल जीन लेवल पर बता पाए। मेंडल को तो खुद को ही नहीं मालूम कि जीन है क्या, उसने तो बोला कि कोई एलिमेंट है, कोई फैक्टर है जो इन कैरेक्टर्स को लेके जा रहा है, क्योंकि मेंडल तो खुद ही जीन्स कॉन्सेप्ट को बता ही नहीं पाया, उसका फिजिकल प्रूफ मेंडल दे ही नहीं पाया था। फिजिकल एग्जिस्ट, क्या एक्चुअल में जीन एग्जिस्ट भी करती हैं, ये बात तो मेंडल बता ही नहीं पाया। तो मेंडल को जब मालूम ही नहीं है कि इस फिनोटाइप के पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, तो इसने जीनोटाइप फिर कैसे बता दिया, इतनी कोई टेक्निक भी नहीं थी उस टाइम पर। तो मेंडल ने देखो जीनोटाइप कैसे बताया। जीनोटाइप एक्चुअल में होता क्या है, 1 to 1 होता है, बट बताया कैसे, इसको देखते हैं। प्रॉब्लम क्या थी, ये 4 प्लांट थे उसके सामने, ये टॉल प्लांट आ गया, ये भी टॉल था, ये भी टॉल था, और ये ड्वार्फ था। अब क्या करता है मेंडल, अगर इसका क्रॉस इसी के साथ कराता है, इसकी वो सेल्फिंग कराता है,
इसके अगर वो सेल्फिंग कराता है तो सारे के सारे प्लांट कैसे नजर आएंगे आपको, ड्वार्फ। ठीक है, इसका आगे फर्दर क्रॉस कराया जाता है, इसकी सेल्फिंग आगे कराता है। मेंडल केवल F1 जनरेशन निकालने के लिए क्रॉस पोलिनेशन या आर्टिफिशियल पोलिनेशन का यूज करता था। ठीक है, बाकी उसने जितनी भी जनरेशन निकाली है F2 के बाद, F1 के बाद 2, 3, 4 जो भी जनरेशन निकाली उसमें उन्होंने सेल्फिंग से ही निकाली है। तो मेंडल अगर इसका क्रॉस इसी के साथ कराता है, कई जनरेशन तक करा के उसने देखा कि सारे के सारे प्लांट उसे फिर भी क्या नजर आ रहे हैं, ड्वार्फ ही नजर आते हैं। यानी उसने बोला कि इस प्लांट के अंदर कोई भी मिक्सिंग नहीं है, कोई भी मिलावट नहीं है, यानी कि ये अपने कैरेक्टर को लेकर क्या है, प्योर है। तो इसे बोला गया प्योर ड्वार्फ प्लांट, प्योर ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ प्लांट बोला गया। ठीक है, इस प्लांट ये टॉल है और ये भी टॉल है, इसकी वो सेल्फिंग कराता है कई जनरेशन तक, कई जनरेशन तक क्रॉस, इसका क्रॉस इसी के साथ, इसका क्रॉस इसी के साथ, तो बाद में उससे सारे के सारे प्लांट ही कैसे नजर आते हैं, टॉल ही नजर आते हैं। इसका क्रॉस इसी के साथ कराओ, कई जनरेशन तक करा के देख लो, सारे के सारे प्लांट कैसे नजर आते हैं, टॉल ही नजर आते हैं। तो उसको, इस प्लांट को उसने क्या बोला, इसको बोला उसने प्योर टॉल प्लांट उसको बोल दिया। अब वो क्या करता था, अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस कराता था तो रेशियो वही आ जाता था 3:1। ये रेशियो उसे क्या मिलता था, बार बार उसे मिलता था। अगर इन दोनों के बीच में वो सेल्फिंग कराएगा, एक फिर वापस ये रेशियो फिर क्रॉस करके देगा, फिर वही रेशियो फिर क्रॉस कराओगे, ये रेशियो से सामने रिपीट हो रहा था। तो इन दोनों प्लांट को उसने क्या बोला कि ये जो है, ये जो प्लांट है इम्प्योर टॉल प्लांट है। यानी कि ये जो प्लांट है, ये जो प्योर प्लांट है, ये तो है होमोजाइगस, और ये दोनों जो है टॉल प्लांट तो हैं बट ये हेट्रोजाइगस हैं। ठीक है, अब एक तरीका और मैं बता देता हूं निकालने का, कि आपके सामने प्रॉब्लम क्या है, कि आप कैसे मालूम करोगे कि ये प्योर टॉल है कि ये हेट्रोजाइगस टॉल है। ठीक है, तो आपको क्या कराना, मैंने आपको बताया था कि आपको टेस्ट क्रॉस करा सकते हो। टेस्ट क्रॉस से आप मालूम कर सकते हो कि ये जो प्लांट है ये होमोजाइगस है कि क्या है। तो क्या करा मेंडल ने, आपको मालूम है टेस्ट क्रॉस कैसे कराते हैं, टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस मैंने पहले बताया था। ये पेरेंट है, क्रॉस कराने के बाद आपको ये वाला रिजल्ट मिलेगा। तो आपको क्या करना, ऑस्प्रिंग का क्रॉस कराना आपको रिसेसिव पेरेंट के साथ। ऑस्प्रिंग का क्रॉस किसके साथ कराना है, रिसेसिव के साथ कराना है। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो टेस्ट क्रॉस का यूज करके, टेस्ट क्रॉस का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, जीनोटाइप निकाल सकते हैं। ओके, तो अपने पास एक तो ये प्लांट ले लिया और एक अपने ले लिया ये वाला प्लांट, और अपन के पास ऑस्प्रिंग कैसी थी, ये ऑस्प्रिंग है। ये ऑस्प्रिंग है। ठीक है, ये ऑस्प्रिंग है और ये होमोजाइगस टॉल है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है। इनके अंदर प्रॉब्लम चले हम कैसे, भाई एक्चुअल में ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये प्लांट भी कैसा है, टॉल है। हमें नहीं मालूम, किसी टॉल प्लांट के ऊपर नहीं लिखा हुआ है कि ये कैपिटल टी है और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है। हमें दोनों ही प्लांट टॉल नजर आ रहे हैं। ठीक है, हमें अभी नहीं मालूम कि ये होमोजाइगस टॉल है कि हेट्रोजाइगस टॉल है, हमें नहीं मालूम। हमें दोनों प्लांट टॉल नजर आ रहे हैं, और ये जो प्रोजेनी है जो F1 में हमें मिली हुई है, ठीक है, ये प्रोजेनी है। अगर मैं इसका क्रॉस इस पेरेंट के साथ कराता हूं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, मुझे रिजल्ट मिलेगा, 2 गैमेट बनेंगे, इसका एक गैमेट बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या रिजल्ट मिला, 1:1 मिला, क्या नहीं मिला। दोनों ही प्लांट कैसे हैं, टॉल, दोनों प्लांट कैसे हैं, टॉल। इसका इसके साथ क्रॉस करा के देखते हैं कितने गैमेट बनेंगे, 2 गैमेट, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो वो आ जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी
स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो अगर तो अगर अगर आपको कोई रेशियो नहीं मिल रहा है, कोई भी रेशियो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब जो प्लांट जो लिया है टोल वो कैसा है, होमोजाइगस। अगर आपको कोई रेशियो मिलता है यानी कि आपने जो प्लांट लिया है वो कैसा है, हेट्रोजाइगस। ओके, तो अपन टेस्ट क्रॉस से मालूम कर सकते हैं जीनोटाइप को, कैसे जीनोटाइप निकालना है। यानी कि जो कोई रेशियो, यानी कि जो लिया गया प्लांट कैसा था वो होमोजाइगस था, और यहाँ पे लिया जाया गया प्लांट कैसा है, हेट्रोजाइगस है। तो जीनोटाइप कैसे निकालेंगे, टेस्ट क्रॉस से अपन निकालेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर जो बेस्ट लो है, लो ऑफ डोमिनेंसी क्या है, लो ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, उन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। देन अपन डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, धन्यवाद।